इस ड्रामा की स्टारिंग हमारी फीमेल लीड शू और हमारे मेल लीड जेन के साथ होती है, जो कि दोनों यहाँ क्लब में होते हैं। यहाँ पर कुछ लोग आपस में गेम खेलते हुए बातें कर रहे होते हैं कि शहर के जो टॉप रिच फैमिली में से एक है लिन फैमिली, उनकी नाजायज बेटी आ गई है और वो लोग उसके लिए एक बहुत ही ग्रैंड पार्टी रख रहे हैं। आखिर कौन एक नाजायज बेटी के लिए इतनी बड़ी पार्टी रखता है? लगता है वो लोग अपने आप पर हंसवाना चाहते हैं। वो लोग बातें करते हैं कि हमने सुने कि वो लड़की बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन क्या ही फायदा है, तो वो एक मिस्ट्रेस की बेटी ना। तभी यहाँ पर शू इन सारे लड़कों से कहती है कि तुम लोग मुझसे हारने वाले हो, और फिर वो सभी को बारी बारी करके हरा देती है। तो वो लोग हार मान जाते हैं कि वो लोग अब और नहीं खेल सकते इसके साथ। वो लोग कहते हैं कि लड़की तो बहुत ही ज्यादा ही लकी है। शू आवाज देती है कि क्या कोई और है जो मेरे साथ जीतने की शर्त लगाए? तो जेन यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैं ये गेम खेलूंगा। तो फिर शू अपने पास करके कहती है, लेकिन मेरी शर्त ये होगी कि अगर तुम हारे तो फिर तुम मेरे होंगे। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं उस शर्त के लिए रेडी हूँ। फिर दोनों ही साथ में कार्ड का गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। फिर जेन भी ये गेम बहुत ही अच्छे से खेल रहा होता है। सभी को उम्मीदें होती है कि लगता है तो जीतने वाला है, पर फिर आखिर में शू ही जीतती है और जेन अपनी हार मान लेता है। फिर सभी लड़के देखकर बोर हो जाते हैं कि इस लड़की से कोई जीत ही नहीं पाता है, फिर देख के क्या फायदा, सभी अपना अपना चले जाते हैं। और शू यहाँ पर जेन के पास हो जाती है। तभी वो उसे पूछता है कि तुम सच में लकी हो या फिर तुम पहले से प्रिपेयर हो के आई हो। और वो उसका कार्ड देख लेने वाला होता है, पर यहाँ जल्दी से शू से रोक देती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम अब हारने के बाद शर्त पूरी करने से डर रहे हो? तो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, मैं अपनी शर्त पूरी करूंगा। और फिर वो उसे किस करने लग जाता है और दोनों यहाँ पर बहुत ही पैशनेटली किस करते हुए रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। जिसके बाद शू यहाँ से तुरंत ही जा रही होती है। तो जेन से पूछता है कि क्या तुम अपना नंबर नहीं देके जाओगी? तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स नहीं, एक बार ही काफी है। और ऐसा कहकर वो तुरंत ही चली जाती है। तभी यहाँ जेन उसका जेट पैन उठा लेता है और सोचता है कि हम फिर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वही लिन फैमिली की पार्टी यहाँ स्टार्ट हो चुकी होती है और सभी गेस्ट वगैरह आए होते हैं। उनमें से एक यहाँ पर लिन फैमिली की जो रियल डॉटर है, यानी कि रुआन, उसकी फ्रेंड उसे कह रही होती है कि तुम्हारे पेरेंट्स आखिर क्या सोच रहे हैं जो उस नाजायज लड़की के लिए उन लोगों ने इतनी ग्रैंड पार्टी रखे। रुआन कहती है कि मैं भी नहीं जानती हूँ, पता नहीं उस लड़की ने क्या ट्रिक यूज करके मेरे डैड से इतनी बड़ी पार्टी रखवाई है, लेकिन है तो आखिर वो मिस्ट्रेस की बेटी ना, तो वो भी मिस्ट्रेस ही कहलाएगी। तभी फिर यहाँ पर शू की एंट्री होती है और वो आते हुए कहती है कि आखिर तुम किसे मिस्ट्रेस कह रही हो। फिर शू के यहाँ पर आते ही सभी लोगों से देखते रह जाते हैं और फिर बातें करते हैं, अच्छा तो यही वो नाजायज डॉटर है। यहाँ पर रुआन उसका मजाक उड़ाते हुए कह रही है कि तुम बस एक गांव से आई हुई लड़की हो, इतना क्या इतरा रही हो। तो शू भी यहाँ पे कह देती है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है ये तुम नहीं होती हो डिसाइड करने वाली। तो फिर रुआन कहती है कि मेरी लिन फैमिली इतनी ज्यादा रिच है, इतनी पावरफुल है, तभी तो तुम यहाँ पर इतनी जल्दी में हमारी फैमिली में शामिल होने आ गई। तो फिर शू बताती है कि बिल्कुल नहीं, बल्कि डैड ने मुझे यहाँ पर खुद ही भीख मांग कर यहाँ पर लेकर आए, नहीं तो मैं यहाँ पर आती भी नहीं। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शू के डैड उसे पिक करने जाते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम हमारी लिन फैमिली के साथ रहोगी। तो शू नहीं मान रही होती है और कहती है कि डैड पहले ही आपने 4 साल पहले मुझे अपने से दूर छोड़ा था और अब आप कह रहे हैं कि मैं वापस आ जाऊँ, इसका क्या मतलब है? ऐसा कहकर वो जाने लगती है। तो उसके डैड कहते हैं कि अब तुम 22 ईयर्स की हो गई हो, तो क्या तुम अपनी रियल मॉम से नहीं मिलना चाहती? ऐसा बोलते हुए वो उसको एक जेट पेंडेंट देते हैं और बताते हैं कि ये उसकी रियल मॉम का है। इसी के साथ फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और रुआन यहाँ शू के ऊपर हंस रही होती है और कहती है कि चाहे जो हो जाए, लिन फैमिली की सिर्फ एक ही डॉटर होगी और वो हूँ मैं, तुम नहीं। तो शू भी उसे जवाब देती है कि अब मैं लिन फैमिली में आ गई हूँ तो मुझे आइडेंटिटी भी मिलेगी, स्टेटस भी मिलेगा और लिन फैमिली की प्रॉपर्टी भी मिलेगी। तो फिर रुआन को गुस्सा आ जाता है और वो शू के कपड़े पे ड्रिंक फेंकते हुए कहती है कि आखिर जैसी मॉम होगी वैसी तो बेटी भी होगी ना, आखिर तुम जैसी नाजायज बेटी ने सोची भी कैसे कि तुम्हें लिन फैमिली की प्रॉपर्टी मिलेगी? जैसे 4 साल पहले मैंने तुम्हें निकाली थी ना, आज भी मैं तुम्हें निकलवा के रहूंगी। ऐसा बोलकर रुआन शू के ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है, पर शू इसका हाथ रोक देती है। तभी इतने में पार्टी में सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ पर मिस्टर जेन पहुंच चुका है, वो तो बहुत ही अमीर प्रिंस है। फिर सभी लोग उसे देखते रह जाते और शू जैसे उसे देखती है तो सोचती है कि तो वही है। जैसे ही जेन यहाँ पर आता है तो रुआन उसे बताने लगती है कि मैंने तुम्हें बताई थी ना कि मेरी फैमिली की एक नाजायज बेटी है, तो वो यही है, एक्चुअली इसी ने मुझे प्रोवोक करी, तभी फिर मैंने इसके ऊपर वाइन फेंक दी। तो शू कहती है कि सच में तुम तो झूठ बोलने में बहुत ही माहिर हो। जेन को तो गुस्सा आ जाता है और वो इस रुआन को चिल्लाता है कि सिर्फ आइडेंटिटी के बेस पर तुम इससे ऐसे बुली नहीं कर सकती हो, इसलिए अभी इसी वक्त इससे माफी मांगो। और फिर जेन यहाँ शू को रुमाल देते हुए उसे कहता है कि तुम ऊपर वाले रूम में जाकर अपना ड्रेस चेंज कर सकती हो। शू मना करती है तो फिर वो उसके पास आकर कहता है कि लगता है तुम चाहती हो कि सभी को हमारे रिलेशन के बारे में पता चले। तो वो उसे दूर करते हुए कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं खुद की प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लेती हूँ। और फिर इस तरीके से शू अपनी हाफ ड्रेस को निकाल देती है और सभी लोग फिर उसकी ड्रेस देखते रह जाते हैं कि अब तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। शू जेन से कहती है कि मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली ना, तो वो भी बहुत इम्प्रेस होता है। और ये सब देखते हुए रुआन को गुस्सा आती है कि लड़की तो लाइमलाइट बनी हुई है, रुको अब मुझे इसे सबक सिखाना होगा। और फिर तभी यहाँ पर रुआन का भाई और साथ ही
एक और लड़का आया होता है और वो लोग मिलकर कहने लगते हैं कि चलो क्यों ना कार्ड का गेम खेले। तो रुआन फिर शू से कहती है कि तुम्हें भी साथ में खेलना पड़ेगा। तो शू भी हाँ बोल देती है। अब रुआन तो यहाँ शू की बेइज्जती करवाने के लिए सबसे पहले तो उसे कार्ड को फ्लैश करवाने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये तो गाँव की है, इस तो कुछ आता ही नहीं होगा। पर शू तो इस ट्रिक में बहुत माहिर होती है और वो इतना अच्छे से करती है कि रुआन भी शॉक रह जाती है। फिर वो यहाँ पे उससे शर्त लगाने लग जाती है और कहती है कि अगर तुम हारी तो फिर तुम वहाँ रखी सारी वाइन को पियोगी। तो फिर उसका भाई कहने लगता है कि सही नहीं होगा। तो भी रुआन नहीं मानती और कहती है कि मुझे यही शर्त रखना है। तो फिर शू भी एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है, लेकिन अगर मैं जीती तो मेरी भी एक शर्त है कि यहाँ पर टेबल पे बैठे सभी लोग मुझसे एक चीज प्रॉमिस करेंगे जो मैं उनसे मांगूंगी। तो फिर रुआन कहने लगती है कि ये शर्त सही नहीं है, क्या पता तुम हमसे कोई इलीगल काम करवाओ। तो शू भी कहती है कि मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। फिर यहाँ जैन भी शू की बात पर एग्री कर रहा होता है। तो रुआन सोचती है कि जाने दो, मान जाती हूँ, वैसे भी इस लड़की को आता ही क्या है, तो ये कहाँ ही जीतने वाली है। और मेन बात तो ये है कि अगर ये जीत भी गई तो इसका दिमाग थोड़ी ना इतना काम करेगा कि ये कुछ गलत कर रहा है, उल्टा अब मैं इसका मजाक बनवाऊंगी। और फिर वो शर्त के लिए मान जाती है और फिर फाइनली शू को ये गेम जीतना था, वो तो जीत जाती है। तो रुआन को बहुत गुस्सा आता है। शू यहाँ पर कहती है कि मेरी शर्त ये है कि तुम अभी इसी वक्त मुझसे और मेरी मॉम से नील डाउन होकर माफी मांगोगी। तो गुस्से में फिर रुआन उसके ऊपर कांच की ग्लास फेंकती है, पर जल्दी से रेंशू को उठाते हुए उसे बचा लेता है। ये लोग सभी डर जाते हैं और यहाँ रुआन भी उसे माफी मांगती है कि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती थी। जैन बहुत ही गुस्से में होता है कि तुमने ये शर्त लगाई थी और अब तुम हारी हो गेम को, तो फिर तुम्हें शर्त पूरी करना पड़ेगा, नहीं तो डबल पनिशमेंट मिलेगी। इससे अच्छा होगा इसी वक्त ही माफी मांगो। रुआन मना करने लगती है कि मैं इस नाजायज लड़की से माफी नहीं मांगने वाली हूँ। उसका भाई भी कह रहा होता है कि आखिर वो एक लड़की है तो कैसे नील डाउन करेगी। तो फिर शू मान जाती है कि ठीक है, नील डाउन मत करो, ऐसे ही माफी मांगो। रुआन फिर भी नहीं मान रही होता है तो उसका भाई उसे भेजता है आगे। तो फिर वो कह देती है कि ठीक है, सॉरी। तो शू भी उसके ऊपर वाइन फेंकती है और कहती है कि अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर जब यहाँ शू अकेले खड़ी होती है तभी उसके पास रुआन की कुछ फ्रेंड्स आकर उसकी साइड लेते हुए यहाँ इसकी मजाक उड़ा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम कार्ड के गेम में जीत गई हो, इसलिए अपने आप को ज्यादा माहिर मत समझो, क्योंकि हो तो तुम ऑफ कोर्स एक मिस्ट्रेस की बेटी। तो शू गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम लोगों का मुंह तो बहुत ही गंदा है, लगता है उसे क्लीन करना पड़ेगा। फिर वो उसे जबरदस्ती ड्रिंक पिलाने लग जाती है और उन लोगों का बाल पकड़ते हुए खींच कर कहती है कि तुम लोग मुझे क्लियरली बताओ कि तुम लोगों को यहाँ पर क्या रुआन ने भेजी हुई है। तो फिर वो लोग हाँ बोल देते। तो शू कहती है कि ठीक है, जाओ फिर तुम लोग डॉग सुनो जो उसके लिए काम कर रहे हो, तो अपने मास्टर को बुला के लेकर आओ। दोनों लड़कियां जाकर फिर रुआन को इस बारे में बताने लगती है और शू को गुस्सा आता है कि पहले तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली थी, लेकिन लगता है तुम्हें बार बार मुझे प्रवोक करने का शौक है, फिर मैं भी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर हम देखते हैं कि शू यहाँ वाइन में कोई पाउडर मिलाती है और फिर इस वाइन को वेटर को पकड़ा देती है और कहती है कि इसे जाकर मिस रुआन को दे दो। और फिर शू जब यहाँ से जाने के लिए मुड़ती है तभी वो सामने देखती है कि जैन ने तो इसे देख चुका है। वो डर जाती है, पर फिर जैसे ही वो यहाँ से निकलने वाली होती है जैन उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हारे तो बिल्कुल दो साइड से, सामने से तुम बहुत ही इनोसेंट बनी हुई हो, लेकिन पीठ पीछे तो तुम लोगों को ड्रग देना चाह रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा। तो शू कहती कि बिल्कुल नहीं। तो जैन कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है। वो कहती है कि वैसे तो मैं तुम्हें ज्यादा जानती नहीं हूँ तो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन कल रात की वजह से तो तुम ऑफकोर्स खुश होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि तुम इस बारे में बताओगे किसी को। फिर ऐसा बोलकर शू जैन की सिगरेट लेकर स्मोक करती है और फिर वो अपना चली जाती है। तभी फिर हम देखते हैं कि वो वेटर जाकर रुआन को वो वाइन दे देता है और ये वाइन लेकर वो सीधा जैन के पास आ जाती है और उसे माफी मांगने लगती है कि मेरा कोई उस लड़की को नीचा दिखाने का इरादा नहीं था और मेरी से जो गलती हुई उसके लिए मुझे माफ कर दो। ऐसा बोलकर वो उसे माफी के तौर पे वाइन दे रही होती है। तो फिर जैन कहता है कि अगर तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ करूं तो तुम्हें ये वाइन खुद पीना पड़ेगा। तो फिर जैन के कहने पर तो वो तुरंत ही खुद पूरा वाइन पी लेती है और उसे दिखाती है कि देखो मैंने पूरा पी ली। और फिर इसे पीते के साथ ही रुआन का तो पेट खराब हो जाता है और वो तुरंत ही अपना पेट पकड़ के बाथरूम के लिए जाती है। तभी यहाँ गंदी स्मेल सुनकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि इसका पेट खराब हुआ है तो ये पार्टी में क्यों आई हुई है। और ऐसा बदला लेकर फिर यहाँ शू को तो खुशी मिल जाती है और फिर जैन भी ये सब देखने के बाद शू के पास आता है। तो कहती है कि ये मेरा रूम है, मिस्टर जैन तुम गलत रूम में आ गए हो। तो फिर वो कहता है कि मिस शू लगता है तुम भूल गई हो कि अब भी मैंने तुम्हारी हेल्प किया, मेरी वजह से ही वो रुआन ने उस वाइन को पिए, तो तुम्हें मुझे थैंक्स करना चाहिए। तो बताओ क्यों ना हम लोग कल रात की उस शर्त को वापस से रिपीट करें। शू कहती है कि वो तो मैंने कंप्लीट कर चुकी हूँ, लेकिन हाँ तुम भूल गए हो कि मैंने जो आज कार्ड गेम खेलने पर शर्त लगाई थी कि टेबल पर बैठे सभी लोग मुझसे कोई ना कोई चीज प्रॉमिस करेंगे। तो बताओ
उसके लिए तुम हाँ बोल रहे हो कि नहीं? जैन इसके लायक ही करता है तो शू कहती है कि फिर तुम मुझे मेरा पेंडेंट वापस कर दो। जैन ना याद करने का नाटक करता है तो फिर वो कहती है कि मुझे पता है तुम ही ने लियो। तो जैन कहता है कि क्या पता तुमने उसे कसीनो में गिरा दियो और तुम मुझसे मांग रही हो। शू कहती है कि ठीक है फिर तुम वहाँ पर जाकर उस पेंडेंट को ढूंढ के मेरे लिए लाओ, मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। जैन कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ये काम करूंगा? तो वो कहती है कि क्योंकि तुम शर्त हारे हो। तो जैन सीधा उसे उठा के बेड पे लेके जाता है और फिर उसके ऊपर आ जाता है और उसके कपड़े में से वो कार्ड निकाल लेता है जो कि वो हमेशा चीटिंग के लिए यूज करती है और कहता है कि बताओ तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से चीट कर लोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तो वो उसे कहती है कि ठीक है तुम समझ लो कि ये शर्त कैंसिल है और वो तुरंत ही भाग के रूम से बाहर आ जाती है और सोचती है कि यानी इसने पता लगा लिया था कि मैं इसे चीट कर रही हूँ पर फिर भी इसने मुझे कल रात चीट नहीं दिया। शू सोचती है कि सच में ये बहुत ही चालाक है तो मुझे इस बंदे से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। यही सोचकर वो जल्दी से यहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर घर पे हम देखते हैं कि रुआन यहाँ अपनी मॉम को रोते हुए सब बता रही होती है कि पार्टी में उसकी कितनी बेइज्जती हो गई। तभी यहाँ पर मेड उसकी वही पार्टी वाली ड्रेस लेकर आके पूछती है कि इसका क्या करना है। तो फिर रुआन चिल्लाते हुए कहती है कि इसे जाके फेंक दो और वो अपनी मॉम से रोते हुए कहती है कि मॉम अब मैं क्या करूंगी, अगर जैन मुझे इस वजह से डिसलाइक करने लग गया तो उसकी मॉम कहती है कि फिक्र मत करो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर शू आ जाती है और वो भी रुआन के सामने उससे पूछने लगती है कि तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? तो रुआन गुस्से में से चिल्लाने लगती है कि तुम होती कौन हो यहाँ पर रहने वाली और वैसे भी तुम बस एक नाजायज लड़की हो, तुम हमारे साथ हमारे घर पे नहीं रह सकती। तो उसकी मॉम कहती है कि ऐसा मत बोलो। तो रुआन कहने लगती है कि मॉम इस लड़की की मॉम ने मेरे डैड को सेड्यूस करी है तो आप ऐसी औरत की बेटी को हमारे घर पे रहने कैसे दे सकती हो? तभी फिर यहाँ पर डैड आ जाते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं कि तुम कैसी बातें कर रही हो, अब तुम पनिशमेंट के तौर पे रूम में रहोगी और मैं तुम्हारी पॉकेट मनी भी कट करूंगा। तो फिर रुआन चिल्लाने लगती है कि डैड आप इसके साइड कैसे ले सकते हैं, ये बस आपकी नाजायज बेटी है। तो उसके डैड कहते हैं कि आप चुप हो जाओ और वो शू से कहते हैं कि तुम मेरे साथ स्टडी रूम में चलो और फिर वो उसे शेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाते हैं और कहते हैं कि ये 10% शेयर अब तुम्हारे हैं। शू कहती है कि मुझे आपकी फैमिली प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मुझे मेरी अपनी मॉम के बारे में जानना है। तो फिर उसके डैड कहने लगते हैं कि असल में तुम्हारी मॉम नहीं चाहती कि तुम्हें उनके बारे में पता लगे और वो तुम्हें अपनाना ही नहीं चाहती है, तो मैं किसी दिन उनसे बात कर तुम्हारे लिए टाइम निकालूंगा और उनसे तुम्हें मिलवा दूंगा। शू पूछती है कि क्या वो मुझसे मिलना भी नहीं चाहती है? तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ। फिर शू सैड अकेली बैठ के स्मोक करने लगती है और सोचती है कि अगर वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती है तो आखिर उन्होंने मुझे पैदा ही क्यों करी। फिर वो हमें इस बारे में बताने लगती है कि जब वो 18 साल की थी तो इस मिस्टर लिन और उसकी वाइफ ने उसे ऑर्फनेज से अपने घर लेकर गए थे और उसकी आइडेंटिटी के बारे में उसे बताए थे। उस दिन उनकी बेटी की बर्थडे पार्टी थी और तब वो पहली बार उनके घर पे आई थी। शू ने इन लोगों से कितना कुछ अपनी मॉम के बारे में पूछी थी पर उन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं बताया और फिर उसी दिन ही उन लोगों ने उसे होम टाउन भेज दिए और अब वापस से 4 साल बाद फोर्सली अपने घर लेकर आ गए। ये सोचती है कि आखिर इनका ये सब करने का रीजन क्या है। शू डिसाइड करती है कि ये लोग मुझे नहीं बताएंगे ना तो अब मैं खुद पता लगाऊंगी। फिर नेक्स्ट डे वो अपनी फ्रेंड से मिलती है और उसकी फ्रेंड भी उसे मिलकर काफी खुश होती है। दोनों फिर बैठकर बात करते हैं। शू कहती है कि युआन तुम जानती हो मुझे तुम्हारी हेल्प की कितनी जरूरत है। तो युआन कहती है कि ऑफ कोर्स जानती हूँ, तुम्हें अपनी मॉम के बारे में पता लगाना है लेकिन ये चीज बहुत ही मुश्किल होने वाली है क्योंकि लिन फैमिली के बहुत ही बड़े बड़े कनेक्शन है और उनके लिए कुछ भी चीजें इरेज करना बहुत ही आसान है। तो फिर शू कहती है कि लेकिन कोई तो रास्ता होगा ना। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि ऑफ कोर्स है, देखो लिन फैमिली पावरफुल तो क्या हुआ, मुझे तो उससे भी ज्यादा एक पावरफुल बंदा पता है और मैंने उसे डिनर पे भी इनवाइट करी क्योंकि मुझे कंपनी की तरफ से एक प्रोजेक्ट मिला है और मुझे उसे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पे साइन करवाना है। तो तुम जाकर मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लो और तुम उस बंदे से थोड़ा पूछोगी तो तुम्हें काफ़ी चीज़ पता लग सकती है। तो शू अपनी फ्रेंड को इसके लिए थैंक्स करने लगती है और फिर डिनर के लिए जाते हुए सोचती है कि आखिर लिन फैमिली से ज़्यादा पावरफुल बंदा वो कौन होगा। फिर जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो शू को पता लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जैन है। फिर यहाँ पर जो कंपनी का बंदा होता है वो तुरंत ही शू को जैन के पास बैठाने लगता है और कहता है कि आपको हमारी कंपनी में इंटरेस्ट आया था ना, तो देखो ये हमारी कंपनी की एक ब्यूटीफुल एम्प्लॉई है और ये आपके साथ इन्वेस्टमेंट की डील करने वाली है। फिर शू यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए जैन के सामने हैंडशेक का हाथ आगे बढ़ाती है। तो फिर वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मिस शू आप मुझे इतनी जल्दी भूल गई, हम लोग तो कल ही रात को मिले थे। तो फिर ये बंदा पूछता है कि तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। तो यहाँ पर शू बहाना कर रही होती है और वो जल्दी से जैन से अपना हाथ भी छुड़ा लेती है। फिर यहाँ जैन कह रहा होता है कि चलो अब मुझे भूख लगी है। तभी जल्दी से ही बंदा शू को वाइन पकड़ा के उसे कहता है कि मिस्टर जैन को टोस्ट करो।
तो जैन को बहुत गुस्सा आ जाती है कि ये बंदा शू को ड्रिंक करने पे फोर्स करना चाहता है। तो फिर वो उस बंदे को ही बहुत सारी ड्रिंक पीने के लिए मजबूर करता है। तो वो चुपचाप से डील के लिए पीने लग जाता है और फिर यहाँ जैन को ऑफर देने लगता है कि मिस्टर जैन, इस लड़की के साथ क्या मैं आपको होटल रूम में भेजूं, वहां पर आप अच्छे से इसके साथ काम की बात करना। शू ये सुनते के साथ ही गुस्सा होती है और इस आदमी के मुंह पे ड्रिंक मारते हुए चिल्लाती है कि कितने गंदे सोच का है वो, जो ऐसी बातें कर रहा है। तो फिर वो आदमी भी कहता है कि तुम ऐसे ड्रेसअप होकर यहाँ पर मैन को सेड्यूस ही तो करने आई हो ना, तो मैं वही काम करने के लिए तो भेज रहा था। फिर जैन इस बात पर गुस्सा हो जाता है और इसे चिल्लाता है कि मेरे सामने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़की से ऐसे बात करने की, अब मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कोई काम नहीं करने वाला। ऐसा बोलकर जैन यहाँ से गुस्से में बाहर आ जाता है। शू भी उसके पीछे पीछे जाती है और तभी इतने में कार शू को हिट होने वाली होती है, पर जल्दी से जैन उसे बचा लेता है और चिल्लाता है कि तुम देख क्यों नहीं चल रही हो। तो फिर वो पूछती है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का क्या बोल रहे हो। तो वो कहता है कि मैं नहीं करने वाला। तो शू कहती है कि लेकिन तुमने तो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं पढ़े, तो ऐसे कैसे तुम मना कर रहे हो। तो वो कहता है कि क्योंकि मुझे पर्सन इंचार्ज नहीं पसंद आ रही है, उसने मुझे कल ही चीट करी है, ऐसी के साथ अगर मैं काम करूंगा तो फिर मेरा नुकसान हो गया। तो शू से क्लियर करती है कि वो सब आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा आपके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैन कहता है कि मुझे यकीन नहीं, और ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट की बात अलग हुई और हम दोनों के बीच की बात अलग है। शू इस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उस मोटे आदमी की तरह तुम भी मेरे से वैसी बातें कर रहे हो, और वो उसे मारने लगती है और चिल्लाती है और फिर उसके हाथ पे भी दांत से काट कर यहाँ से गुस्से में चली जाती है और सोचती है कि आखिर मुझे यही क्यों मिल जाता है और मैं इसके सामने अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। आखिर अब मैं क्या करूँ, मुझे कोई और दूसरा अच्छा मौका ढूंढना पड़ेगा। फिर जैसे ही शू घर पे पहुंचती है तो वो रुआन और उसकी मॉम को बातें करते हुए सुनती है कि वो लोग कहीं पार्टी में जाने की बात कर रहे होते हैं। तो शू पूछने लगती है कि क्या उस पार्टी में मिस्टर जैन भी आने वाला है। तो रुआन कहती है कि आने तो वाला है, लेकिन तुम्हें ये सब पूछकर कोई फायदा नहीं मिलने वाला क्योंकि उस पार्टी में सिर्फ मैं जा सकती हूँ, मुझे इनविटेशन मिला है, तुम्हें नहीं। तुम घर पे बैठो, नहीं तो तुम बस अपना मजाक बना लोगी। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि रुआन तुम कैसी बात कर रही हो। तो रुआन कहती है कि मॉम वैसे भी मैं इस फैमिली की रियल डॉटर हूँ और ये तो नाजायज बेटी है, इसलिए इस पार्टी में सिर्फ मैं अकेले जाऊंगी, ये नहीं जाएगी। ऐसा बोलकर रुआन अपने रूम में चली जाती है। तो फिर उसकी मॉम यहाँ पर शू को समझाने लगती है कि वो बस थोड़ी बिगड़ गई है, इसलिए तुम उसकी बातों की वजह से गुस्सा मत होना। शू कहती है कि ठीक है। फिर मेड यहाँ एक फ्रूट को फेंकने जा रही होती है तो शू को पता लगता है कि एक्चुअली में रुआन को उस फ्रूट से एलर्जी है। तो ये सुनने के साथ ही शू को एक अच्छा आइडिया आ जाता है रुआन को पार्टी में जाने से रोकने का। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, रुआन की नींद खुलती है तो उसके फेस पे एलर्जी हो चुकी होती है और उसका पूरा मुंह सूज चुका होता है। तो वो अपने भाई के पास आके रो रही होती है कि भाई देखो ये अब क्या हो गया, अब मैं पार्टी में कैसे जाऊंगी। तो फिर भाई कहता है कि अब तो फिर शू को ही तुम्हारी जगह पार्टी में जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। शू बड़ी खुश हो जाती है और वो याद करने लगती है कि कल रात उसने कैसे उस फ्रूट के जो रस को वहाँ बेड पर गिरा दी थी, तभी से उसे एलर्जी हो गई। फिर शू जब अपने इस भाई के साथ पार्टी में पहुंचती है तो वो उसे समझाने लगता है कि तुम्हें इतना याद है ना कि मेरी छोटी बहन रुआन उस जैन को पसंद करती है, इसलिए उसके पीछे पड़ने की सोचना मत। तो कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वो मन सोचती है कि बस मुझे तो उससे अपनी मॉम के बारे में कुछ क्लूज पता करने और कुछ नहीं। तभी इतने में फिर जैन ऊपर से उसे इशारा करता है तो शू उसे देखकर खुश हो जाती है कि चलो जिसे ढूंढ रही थी वो मिल गया। और फिर शू जैन के पीछे करते हुए उसके पास पहुंच जाती है और लाइटर से उसका सिगरेट जलाने में हेल्प करती है और कहने लगती है कि लास्ट टाइम जो मैंने तुम पर गुस्सा करी थी उसके लिए माफ कर दो और ये लो मेरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का सोचो। तो जैन तुरंत ही उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या हुआ, तुम मेरी लवर बनने के लिए तैयार हो। तो शू कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं बस यहाँ डील की बात कर रही हूँ और कुछ नहीं। तभी जैन उसके बैक पे रैशेस देखकर पूछता है कि क्या लिन फैमिली तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तो वो कहती है कि ये एलर्जी का निशान है। तभी गलती से जैन उसकी जिप ओपन कर देता है और यहाँ पर शू की हाफ ड्रेस निकल जाती है। तो फिर तुरंत ही वो उसे अपने कोट से कवर करता है और कहता है कि वेट करो, मैं अभी तुम्हारे लिए न्यू ड्रेस मंगवाता हूँ। और साथ ही में जब तक हम लोग इस डील की बात कर लेते हैं तो फिर शू समझ जाती है कि यानी वो इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने के लिए मान गया है, पर फिर वो देखती है कि वो अपना बैच भूल गई है। तो यहाँ पर जैन उसके लिपस्टिक से निशान लेता है और फिर अपनी फिंगरप्रिंट लगा लेता है। तभी यहाँ शू से मौका देकर पूछने लगती है कि क्या तुम्हें लिन फैमिली के बारे में कुछ चीजें पता है, मैं एक्चुअली में किसी को ढूंढ रही हूँ। फिर इतने में यहाँ पर रूम के बाहर शू का भाई पहुंच जाता है और उसे आवाज देने लगता है कि अंदर कोई है क्या। तो शू तुरंत यहाँ से जैन को जाने के लिए बोलती है और फिर इसके बाद एक वेट्रेस यहाँ पर इसे ड्रेस ला कर दे देती है जो कि शू पहनने के बाद जैन को थैंक यू का मैसेज भेज देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैन को उसके पास उसका फ्रेंड आकर पूछने लगता है कि मैंने सुना कि आज तूने एक डिजाइनर से उसकी ड्रेस खरीदा, ये कैसे, क्या तू किसी लड़की के साथ डेट कर रहा है। तो जैन उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जैन एक पार्टी में आया होता है और तभी उसे अपने फ्रेंड की वजह से पता लगता है
कि यहाँ पर शू भी आई हुई है अपनी फ्रेंड के साथ और वो वहाँ मेल मॉडल्स के साथ डांस कर रही है। तो फिर जैन तो शू को ऐसे दूसरे लड़कों के साथ देखकर जेलस हो जाता है और तुरंत ही उसे पकड़ के यहाँ अंदर ले आता है। तो शू तो उसे छोड़ने के लिए बोल रही होती है पर वो नहीं मान रहा होता है। इतने में यहाँ रुआन पहुंचकर शू को चिल्लाने लगती है कि तुम फिर से जैन को सेड्यूस करने पहुंच गई हो। तो जैन बताता है कि इसे यहाँ मैंने लेकर आया हूँ, तो तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? तो वो कहती है कि तुम अच्छे से जानते हो कि मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ, तो भी इसे यहाँ क्यों लेकर आया हो? शू कहती है कि अगर मुझसे प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। पर जैन इसे रोक देता है और कहता है कि अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम है और तुम इसे जाने के लिए बोलोगी तो मैं भी चला जाऊंगा। तो फिर ये सुनते के साथ ही रुआन यहाँ पर शू को रहने देने के लिए मान जाती है और वो कहती है कि मैं स्पेशली यहाँ तुम्हें तो बुलाई हूँ, तो तुम नहीं जा सकते। और फिर वो इन लोग के साथ बैठ जाती है और कहती है कि क्यों ना हम लोग एक गेम खेले। फिर ये लोग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं जिसमें शू को जैन के साथ एक स्ट्रॉबेरी स्टिक को साथ में खाना होता है। तो शू इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए जैन के साथ उस स्टिक को खाती है और दोनों की किस हो जाती है। और ये देखते हुए रुआन को तो बहुत जेलसी होती है। फिर यहाँ पर वेट्रेस वाइन लेकर आती है और गलती से वो रुआन के कपड़े पे वाइन गिरा देती है। तो रुआन बहुत ही गुस्से में उस वेट्रेस को सबक सिखाने लग जाती है और पहले तो वो उसे जबरदस्ती यहाँ वाइन पिलाने लगती है। तो शू ये सहन नहीं कर पाती है और वो चिल्लाती है कि तुम ऐसा क्या कर रही हो। तो फिर रुआन फिर उस वेट्रेस के मुंह पे भी वाइन डाल देती है और कहती है कि मैं इसे तंग करूंगी, इसने मेरा ड्रेस खराब करी है। तो शू बहुत ही गुस्से में फिर वो वाइन उठाती है और कहती है कि तुम्हें बहुत ड्रिंक कराने का शौक है ना, तो अब तुम खुद पियो। और शू को ऐसा करता हुआ देखकर यहाँ जैन का फ्रेंड कहने लगता है कि वो तो कितनी इनोसेंट सी लगती है, लेकिन हरकतें देखो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो फिर जैन उसकी तारीफ करने लगता है कि वो बहुत ही स्ट्रांग लड़की है और ऐसे ही कोई भी उसे बुली नहीं कर सकता है। और फिर यहाँ से शू तो चली जाती है। तो रुआन उसे गुस्से में चिल्ला रही होती है। जैन से चिल्लाता है कि प्रॉब्लम तुमने क्रिएट करी हो तो सजा तो मिलेगी ना, ऐसा बोलकर फिर वो भी चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि शू यहाँ बीच रास्ते में अकेली जा रही होती है और वो अपने सैंडल्स को भी हाथ में पकड़ के चल रही होती है और बहुत ही गुस्सा हो रही होती है कि अगर कोई अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरों को इस तरीके से बुली करेगा। और वो जैन और बाकी दो लड़के वो लोग भी कुछ नहीं कह रहे थे, तो जरूर ये सब एक ही लोग जैसे, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सच में कितने खराब है लोग। अच्छी बात है कि मैं वहां से यहाँ पर आ गई हूँ, ऐसे लोगों से मैं जितना दूर रहूंगी उतना अच्छा रहेगा। तो फिर जैन अपनी कार रोकता है और शू से कहता है कि कार में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पर शू नहीं मानती और कहती है कि मैं अपना खुद जा सकती हूँ। तो जैन जल्दी से कार से बाहर निकलता है और शू को उठा के अपनी कार के ऊपर बैठा देता है। तो वो चिल्लाती है कि मुझे तुम जैसे पर्सन के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना है। जैन कहता है कि अगर तुम मेरे साथ खुद कोई कांटेक्ट नहीं रखोगी तो मैं खुद तुमसे इन्वॉल्व होऊंगा। तो इस पर शू और गुस्सा होने लग जाती है कि तुम्हें क्या मेरी बात समझ नहीं आ रही है। तभी जैन उसे फोर्सली किस करने लगता है। तो शू उसके लिप पर बाइट कर लेती है और उसे दूर करती है। तभी फिर इतने में जैन को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो बताने लगता है कि बॉस, आपने जिस बार टेंडर का मुझे इन्फॉर्मेशन दिया था मैंने पता लगाया और हमारे कंपनी में उसका रेज्यूमे भेज दिया हूँ। तो फिर शू ये सुनने के बाद सोचती है कि यानी इसने उस वेट्रेस को अपनी कंपनी में जॉब दिलवा दिया है, तो यानी ये उन लोगों जैसा नहीं है बल्कि कितना अच्छा है। मैंने तो सच में इसे गलती समझ ली थी। फिर यहाँ जैन से कहने लगता है कि अब तुमने मुझे गलत समझी हो तो तुम्हें मुझे वापस से किस बैक करना चाहिए, ऐसा बोलकर उसे किस कर रहा होता है। फिर इसके बाद वो उसे उसके घर के बाहर तक छोड़ने जाता है। तो शू कहती है कि तुम यहीं पर ही मुझे छोड़ दो और जाओ यहाँ से। तो फिर वो कहता है कि अच्छा, तो तुम लिन फैमिली से इस बारे में छुपाना चाहती हो। शू कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारा मेरे साथ नाम जुड़े, कि तुम्हारा लिन फैमिली की नाजायज बेटी के साथ ऐसा रिश्ता है ताकि फिर तुम्हारी भी इमेज खराब हो। तो वो कहता है कि मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम पहले अपना सोचो कि तुम्हें अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है और किसी भी चीज से हट नहीं होना है। शू कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई। और फिर वो यहाँ से जाते हुए सोचने लगती है कि आज मैंने रुआन को मारी थी तो पक्का वो घर में अब हंगामे करी होगी। फिर जैसे ही शू घर पे आती है तो रुआन उसे देखते के साथ ही और चिल्लाने लगती है और अपनी मॉम को बताने लग जाती है कि मॉम, मेरे गाल का हाल देख लो, इसने मुझे कितना मारी है। तो फिर रुआन की मॉम कहने लगती है कि तुम्हें ऐसे इसे नहीं मारना चाहिए था। तो शू कहती है कि आपने इसे बिगाड़ के रख दिया, तो मैं बस इसे लोगों की रिस्पेक्ट करना सिखा रही थी। तो फिर मॉम कहती है कि आज तक हमने भी इसे नहीं मारा है। फिर यहाँ रुआन भी कहती है कि मॉम, ऐसे कैसे ही मुझे मार सकती है, इसलिए आप इससे बदला लेने में मेरी हेल्प करो। तो फिर रुआन की मॉम शू से कहती है कि तुम्हें ऐसे रुआन को मारना नहीं चाहिए था, इसलिए अभी उससे माफी मांगो। शू कहती है कि मैं नहीं मांगूंगी। तो रुआन कहती है कि तुम होती कौन हो यहाँ पर अपनी मर्जी चलाने वाली, या तो फिर माफी मांगो या तो फिर निकलो हमारे घर से। शू कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, बस मुझे मेरी मॉम के बारे में बता दो, फिर मैं तुम लोगों के सामने कभी नहीं आने वाली हूँ। तो रुआन कहती है कि तुम यहाँ पे रुकने के लिए सारे बहाने बना रही हो ना। तभी इतने में डैड घर पे आ जाते हैं। तो रुआन उन्हें बताने लगती है कि डैड देखो, इससे मुझे कितना मारी है। तो फिर डैड इस बात पर
शू से पूछते हैं कि तुमने इसे मारी हो। शू कहती है कि हाँ। तो फिर उसके डैड सीधा उसे थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि ऐसे कैसे तुम अपनी बहन को मार सकती हो, चाहे इसने कुछ भी गलती क्यों ना करी हो। तो फिर रुआन की मॉम यहाँ पर शू की साइड लेते हुए कहने लगती है कि तुम्हें ऐसे बच्ची को मारना नहीं चाहिए था। शू यहाँ पर उनसे दूर होती है और कहती है कि मुझे भी यहाँ पे रहने का शौक नहीं है और आप लोग नहीं चाहते कि मैं ऐसा वापस करूँ, तो मुझे मेरी मॉम के बारे में बता दो ना, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और अपनी लाइफ जीऊंगी। तो फिर रुआन की मॉम कहने लगती है कि तुम बार बार घर से निकलने की बात क्यों करती हो। शू कहती है कि अब मैं बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं आज ही निकलने वाली हूँ, मुझे आपकी लिन फैमिली के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखना है। तभी फिर ग्रैंडपा घर पे आ जाते हैं और वो शू से कहने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ इस घर से कोई नहीं निकाल सकता है। फिर रुआन उन्हें कहने लगती है कि ग्रैंडपा आप आखिर इस लड़की की साइड क्यों ले रहे हैं, आपको पता है इसने मुझे मारी है। तो फिर ग्रैंडपा तो रुआन को चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुमने ही गलत करी होंगी और दोबारा तुम शू को यहाँ से निकालने की बात भी मत करना और अभी इसी वक्त शू से माफी मांगो। तो फिर रुआन चिल्लाने लगती है कि आप इस नाजायज लड़की से मुझसे माफी कैसे मंगवा सकते हो। तो फिर उसकी ग्रैंडपा उसे थप्पड़ लगा के उससे फिर से सॉरी बोलने बोलते हैं। तो फिर रुआन को ग्रैंडपा के कहने की वजह से शू को सॉरी बोलना ही पड़ता है और फिर ग्रैंडपा यहाँ रुआन को समझाने लगते हैं कि तुम यहीं पे रहोगी, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता है। और फिर ऐसा बोलकर वो उसके डैड को कहते हैं कि तुम स्टडी रूम में चलो मुझसे बात करने के लिए। शू सोच में पड़ जाती है कि ग्रैंडपा मुझे काफी डिफरेंट ट्रीट कर रहे हैं। और फिर यहाँ ग्रैंडपा अपने बेटे से बात करते हैं कि तुमने शू को घर लेकर आए और मुझे बताया भी नहीं और तुम उसके लिए उस रुआन की साइड ले रहे थे, आखिर शू हमारी फैमिली की खून है। तो शू के डैड कहते हैं कि डैड हमारी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे सब करना पड़ रहा है। फिर तभी शू यहाँ से घर से निकल रही होती है तो भाई उसे रोकने लगता है कि तुम बाहर कहाँ जा रही हो। रुआन कहती है कि इसे जाने दो, वैसे भी मुझे इसको देखना भी नहीं है। तो शू कहती है कि हाँ मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे सामने भटकने का। और फिर ऐसा बोलकर शू यहाँ से गुस्से में बाहर चली जाती है और वो अपसेट होकर फिर बीच रास्ते में बैठकर पुरानी चीजें याद करने लगती है कि कैसे उसकी कॉलेज की लड़कियां भी उसे बुली किया करती थी, ये कहते हुए कि वो बस लिन फैमिली की नाजायज बेटी है। शू को यहाँ घर पे दिख रहा होता है कि उसके डैड तो अपनी उस बेटी को बड़ा प्रेफर कर रहे हैं और उसे तो देख भी नहीं रहे। शू यहाँ बीच रास्ते में रोई रही होती है कि तभी इतने में जैन यहाँ अम्ब्रेला लेकर आ जाता है। तो वो उससे पूछती है कि तुम अभी तक गए नहीं। जैन कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी बेघर बिल्ली को घर ले जाने आया हूँ। ऐसे बोलकर वो हाथ दे रहा होता है तो शू पकड़ लेती है। फिर इसके बाद जैन उसे अपने घर ले आता है और अपने स्लीपर दे देता है, कहता है कि यहाँ पे लेडीज वाली नहीं है तो इसी से काम चला लो। तो शू कहती है कि क्यों ना मैं अपनी फ्रेंड के घर चली जाऊँ। तो जैन कहता है कि तुम तो ऐसे एक्ट कर रही हो जैसे कभी मेरे घर पे सोई नहीं हो, तो अब क्या नाटक है। और फिर वो यहाँ उसके शूज निकाल कर स्लीपर पहनाने में हेल्प करता है। फिर दोनों साथ बैठते हैं और यहाँ जैन उसे बताने लगता है कि तुम जाके शावर ले लो और फिर बेडरूम में जाके सो जाओ। जैसे ही शू जा रही होती है तभी वो जैन के पास ही गिर जाती है। तो वो कहता है कि अच्छा तो तुमसे वेट नहीं हुआ मेरे पास आने के लिए। तो फिर वो कहती है कि गलती से मैं स्लिप होके गिरी हूँ। तभी जैन उसके गाल पे चोट का निशान देख लेता है और पूछता है कि ये तुम्हें किसने मारा। तो फिर पहले तो शू नहीं बताई होती है पर फिर बाद में बताई देती है कि ये उसके डैड ने मारे। तो फिर वो और गुस्सा होता है, कैसे कैसे वो तुम्हें मार सकते हैं, तुम्हारे डैड है तो क्या हुआ, उन्होंने तुम्हें पाले तक नहीं है तो वो तुम्हें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और मारना तो दूर की बात है। और फिर वो गुस्से में तुरंत ही उसे वेट करने के लिए बोलता है और उसके लिए आइस लाने जाता है। शू तो बस शौक देखती रह जाती है और सोचती है कि यहाँ पर सब कोई उसकी मजाक उड़ाता है कि वो एक नाजायज बेटी है और इवन उसके डैड भी उसे पसंद नहीं करते, पर सिर्फ जैन है जो उसकी आइडेंटिटी जानने के बाद भी उसे इतना अच्छे से ट्रीट करता है। और फिर जैन तुरंत यहाँ आइस लाकर शू के गाल पे रब कर रहा होता है और उसे समझाने लगता है कि तुम्हें अब स्ट्रांग बनने का प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। और फिर दोनों ही फिर से यहाँ किस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शू की नींद खुलती है तो उसे उसके डैड की कॉल आती है और वो उसे कहते हैं कि अगर तुम सच में अपनी मॉम के बारे में जानना चाहती हो तो घर आ जाओ। तो शू मान जाती है। फिर शू जब अपने डैड से मिलने पहुंचती है तो फिर वो उसे बताने लगते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा ताकि तुम दोनों सिस्टर के बीच में लड़ाई ना हो, मैं तुम दोनों के बीच में फाइटिंग कैसे देख सकता हूँ। तो शू कहती है कि आपको मेरे सामने कि डैड और बेटी का झूठा प्यार का नाटक करने की जरूरत नहीं है, आप बस मुझे डायरेक्ट ये बताओ कि मेरी रियल मॉम कहाँ पर है। तो फिर उसके डैड कह देते हैं कि अगर तुम जो फैमिली की पार्टी में चलोगी तो फिर मैं उसके बाद तुम्हारी मॉम के बारे में बता दूंगा। शू कहती है कि ठीक है फिर आप प्रॉमिस करो और अपनी बात से पलटना मत। फिर इसके बाद जैसे ही वो घर में वापस पहुंचती है तो रुआन यहाँ ग्रैंडपा के साथ होती है और वो शू को चिल्लाने लगती है कि तुम इतना स्माइल क्या कर रही हो और वापस हमारे घर पे क्यों आ गई। तो फिर शू रुआन से झगड़ा करने के बजाय डायरेक्ट ग्रैंडपा से कहती है कि डैड ने मुझे कहा है कि आप मुझे कोई जो फैमिली की पार्टी में लेके चलने वाले हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि शू कितनी अच्छी बच्ची है। फिर रुआन की मॉम बताने लगती है कि तुम्हारी ड्रेस और ज्वेलरी वगैरह रेडी है, तुम जाकर तैयार हो जाओ। शू चली जाती है तैयार होने और यहाँ रुआन तो गुस्सा हो रही होती है तो उसकी मॉम उसे समझाती है। और फिर यहाँ रुआन की मॉम तो शू को नेकलेस भी पहना देती है और उसे तैयार कर देती है। ये देखते हुए
रुआन को बहुत जेलसी होती है कि मुझे जाने नहीं मिल रहा है ना, तो भी मैं जाके रहूंगी। फिर शू ग्रैंडपा के साथ पार्टी में पहुंचती है तो सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि अच्छा तो लीन फैमिली की डॉटर ये है। फिर यहाँ ग्रैंडपा उसे जो फैमिली के ग्रैंडपा से मिलवाते हैं, जो कि यहाँ शू को देखते के साथ ही खुश हो जाते हैं कि लिन फैमिली की ग्रैंड डॉटर तो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल और अच्छी है। फिर वो उसे पियानो प्ले करने के लिए भेजते हैं। जब शू पियानो प्ले कर रही होती है तो जैन भी उसे देख रहा होता है और फिर पियानो प्ले करने के बाद सभी उसकी तारीफ करते हैं। फिर इतने में यहाँ पर जो फैमिली का ग्रैंडसन भी आ जाता है और शू की तारीफ करने लगता है कि लिन फैमिली की ग्रैंड डॉटर तो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और पियानो में भी इतनी ज़्यादा टैलेंटेड निकली। तो फिर उसके ग्रैंडपा उसे चिल्लाते हैं कि तुम इतनी देर तक कहाँ थे। तो वो कहता है कि ग्रैंडपा मैं अब तो आ गया ना, और वैसे भी मैंने इतनी ब्यूटीफुल लड़की का पियानो अभी प्ले करते हुए देख लिया। और फिर ये जो तो यहाँ पर शू के साथ फ्लर्टिंग करने का ट्राई कर रहा होता है तो जैन जेलसी में उसके ऊपर वाइन गिरा देता है और उसके ऊपर पैर रख के उसे कहता है कि सॉरी मैंने एक गलती से कर दिया। तो फिर जो को भी गुस्सा आने लगती है और वो जानबूझ के यहाँ उसे झगड़ा करने लग जाता है। तो जैन भी उसे अच्छे से जवाब देता है कि मैं यहाँ कोई तुम्हारी फैमिली से डरता नहीं हूँ। तभी जैन का फ्रेंड बीच में आकर बात को संभालने लगता है कि हम लोग जो की फैमिली की पार्टी में आए तो तू यहाँ कोई हंगामे मत कर। तो जैन कहता है कि मैं जो चाहे वो करूंगा। तो फिर इसका फ्रेंड शू के पास जाता है और उसे समझाता है कि तुम उस जो से दूर रहना क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा प्ले बॉय है। फिर यहाँ शू के ग्रैंडपा और उस जो के ग्रैंडपा दोनों एक दूसरे के बीच में शादी फिक्स करने वाली बात करने जा रहे होते हैं। तो शू यहाँ से तुरंत ही वॉशरूम का बहाना बनाकर जा रही होती है। तभी अचानक से उसके सामने ग्लास गिर जाती है और शू को बचाने के लिए जल्दी से जैन उसके पास आ जाता है और वो जल्दी से उसे बचाकर तुरंत ही उसे उठा लेता है क्योंकि शू चल नहीं पा रही होती है। और फिर वो तुरंत ही शू को लेकर चला जाता है। तो जो के ग्रैंडपा शॉक होते हैं और शू के ग्रैंडपा से पूछते हैं कि क्या चल रहा है। तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं, उसके पैर में चोट लग गई है ना, तो बस इसलिए उठा के लेकर गया है। शू तो जैन को चिल्ला रही होती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, सबके सामने ऐसे उठाने की क्या जरूरत थी। तो फिर वो तुरंत ही उससे बेड पे बैठाता है और उसके पैर की चोट पर मेडिसिन लगाने लगता है और कहता है कि हिलो मत, ये लगेगा तभी तुम्हारे पैर ठीक होंगे। शू उसे एक्सप्लेन कर रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे ग्रैंडपा यहाँ पर जो के ग्रैंडपा के साथ मेरी ब्लाइंड डेट के लिए मुझे यहाँ लेकर आया। तो कहता है कि अच्छा तभी तो तुम इतना अच्छे से तैयार होकर इतनी हील्स पहन कर आई हो ना। तो शू गुस्सा होने लगती है कि अगर तुम्हें बिलीव नहीं करना है तो मत करो। तो वो कहता है कि मुझे मेडिसिन लगाने दो। फिर तभी यहाँ शू से टीज करने लग जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझ में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट लेते रहते हो। वो पूछती है कि तुम सारी लड़कियों के साथ ऐसी करते हो या फिर ये तुम्हारा पहली बार है। जैन कहता है कि तुम्हें मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस कैसे पता होगा। यहाँ पर फिर उसे शू समझाने लगती है कि वैसे भी तुम तो इतने रिच फैमिली से बिलोंग करते हो तो तुम एक नॉबल फैमिली की लड़की से शादी करोगे तो अच्छा रहेगा कि तुम मुझसे दूर रहो क्योंकि मैं बस एक नाजायज बेटी हूँ। जैन उसे समझाता है कि मुझे तो लेकिन तुम ही पसंद हो, तुम काफी डिफरेंट हो और वाइल्ड हो। शू से रोकती है कि बाहर सभी मेरा वेट कर रहे हैं और फिर वो तुरंत ही यहाँ से चली जाती है। और तभी जाते हुए इसे बीच में जो मिल जाता है और वो इसे यहाँ फिर से सेड्यूस करने की कोशिश करता है और कहता है कि वैसे भी हमारी शादी तो होने ही वाली है तो फिर क्या होगा अगर हम लोग साथ में होटल रूम में चले गए। तो शू तुरंत ही उसे क्लियर करती है कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तो शादी तो दूर की बात है, ये सब बातें भी तुम कैसे बोल सकते हो। ये फिर भी उसे हाथ लगाने जाता है तो शू तुरंत ही उसे चाकू से डराती है कि अगर मेरे नजदीक भी आए ना तो अभी मेरे हाथों मरोगे। तो फिर वो डर के पीछे हो जाता है और शू चली जाती है। पर फिर हम देखते हैं कि जो के पास रुआन आ जाती है और उसे कहने लगती है कि वो मेरी फैमिली की नाजायज बेटी है और मैं उसे रास्ते से हटाना चाहती हूँ, तो चलो मैं तुम्हारे साथ उसे सेट कर देती हूँ, तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा। तो जो तो बड़ा खुश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि शू जब यहाँ पार्टी में होती है तो एक वेटर आकर उसके कपड़े पे जानबूझ के ड्रिंक गिरा देता है। तो फिर शू ड्रेस चेंज करने के लिए ऊपर कोई रूम में जा रही होती है और वो उसे यहाँ रूम में भेजने के बाद इस कार्ड को जाकर जो को दे देता है। पर जैसे ही शू रूम में आती है तो देखती है कि यहाँ पर तो पहले से ही जैन है। वो उसे चिप कर आता है और बताने लगता है कि उसे यहाँ भेजने के पीछे किसी का प्लान है। फिर तभी इतने में जो कार्ड का यूज करते हुए इस रूम में आ जाता है और शू तो पहले से अंदर छुपी हुई होती है और जैन से कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें लगता है मुझ में इंटरेस्ट है, जब भी तुम मेरा पीछा करते हुए मेरे होटल रूम तक आ गए। देखो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और तुम ऐसे टाइप के हो तो मैं तुम्हें कोई और लड़का मिलवा दूंगा। जो कहता है कि बकवास बंद करो, मैं एक स्ट्रेट गाय हूँ और वो तुरंत ही यहाँ से चला जाता है। फिर शू यहाँ जैन के पास आती है और उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला था कि यहाँ पर ये सब होने वाला है। तो फिर वो बताता है कि उसने उसकी सिस्टर रुआन को यहाँ पर देखा था, वो जो के साथ बातें कर रही थी और प्लान बना रही थी। तो फिर शू यहाँ पर इसके साथ प्लान बनाती है कि आगे अब उन लोगों को क्या करना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुआन तो उस वेटर को पैसे दे रही होती है कि उसने अच्छा काम करा
और फिर रुआन सोचती है कि अब बस ऑडियंस का इंतजाम करना है। फिर यहाँ पर उसका एक बंदा जाकर सभी लोगों को इस बारे में बता देता है कि शू जो के साथ अंदर होटल रूम में चली गई है। तो फिर ये सारे लोग देखने के लिए जाते हैं, पर शू तो बाहर ही होती है और वो आकर पूछने लगती है कि आप लोग किसे देखने के लिए जा रहे हैं। फिर जैसे ये लोग अंदर रूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं जो ड्रग के नशे में होता है और वो अकेले यहाँ पर ऐसी पागल वाली हरकत कर रहा होता है। तो सभी लोग के सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है कि वो इतना ज्यादा परवर्ट है कि वो बस अपनी होने वाली फियांसी के नाम पर ये सारी चीजें इमेजिन कर रहा था। फिर यहाँ पर जेन रुआन की पोल खोलते हुए जो के ग्रैंडपा को उसकी और उस वेटर की फोटो दिखा देता है कि कैसे वो उसके साथ मिलकर प्लान बना रही थी और उसी की वजह से उसके ग्रैंडसन को ड्रग का नशा चढ़ गया और सबके सामने उसकी बेइज्जती हुई। तो फिर जो के ग्रैंडपा यहाँ रुआन के ग्रैंडपा को चिल्लाते हैं कि देखो तुम्हारी ग्रैंड डॉटर ने क्या काम करी है। फिर ग्रैंडपा घर जाने के बाद रुआन को बहुत चिल्लाते हैं और उसे स्टिक से मारने लगते हैं कि फैमिली की बेइज्जती उसने करवा दी है। तो जल्दी से उसके मॉम डैड यहाँ ग्रैंडपा को शांत करने लगते हैं कि वो इस बारे में ना सोचते हुए इस बारे में सोचे कि अब लिन और जो के फैमिली के बीच में शादी फिक्स हो जानी चाहिए। और फिर लोग ग्रैंडपा को कहने लगते हैं कि शू और जो दोनों की शादी फिक्स करा देनी चाहिए, पर शू इस शादी को करने से साफ मना कर देती है। रुआन कहते हैं कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारी फैमिली के नाम पर तुम्हारी शादी इतने अच्छे घर में होने जा रही है। शू साफ मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें इतनी अच्छा लग रहा है तो तुम्हें क्यों नहीं शादी कर लेती हो, मुझे क्यों बोल रही हो। तो उसकी मॉम कहती है कि ये अभी छोटी है। शू कहती है कि छोटी नहीं है, मेरी एज की है। तो फिर डैड समझाने लगते हैं कि तुम आखिर हमारी फैमिली की मेंबर हो और बाकी बच्चे भी तो हमारी फैमिली के हिसाब से शादी करेंगे, तो तुम्हें भी करना होगा। शू कहती है कि आपने इनको पाला है तो आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं। मेरे से आप लोग ये सारी उम्मीदें करना छोड़ ही दो, मैं आप लोग की सुनने वाली नहीं हूँ। ऐसा बोलकर शू चली जाती है। तो फिर रुआन चिल्लाने लगती है कि देखा, मैंने पहले ही बोली थी कि ये लड़की हमारी फैमिली को अपना मानती ही नहीं है। फिर रास्ते में जब शू यहाँ से जा रही होती है तो लिन फैमिली के गार्ड्स उसे रोकने के लिए पकड़ने आ जाते हैं, पर तभी यहाँ पर शू को बचाने के लिए जेन आ जाता है और उसे अपना कोट फेंक कर देता है और इन सभी से फाइट करने लग जाता है। फिर घर पे हम देखते हैं कि यहाँ पे रुआन का भाई शू के लिए अपने मॉम डैड से कहने लगता है कि आखिर जब वो शादी करना नहीं चाहती है तो आप लोग उस पर फोर्स क्यों कर रहे हैं। तो फिर मॉम बताने लगती है कि ये शादी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो उनकी फैमिली को नुकसान हो जाएगा और अगर शू ये शादी नहीं करेगी तो उस बंदे की शादी रुआन से करवानी पड़ जाएगी। लेकिन रुआन इतनी ज्यादा चालाक नहीं है तो वो कैसे रह पाएगी। तो फिर ये कहता है कि फिर आप लोग मुझ पे छोड़ दो, मैं शू को कल जो के फैमिली के साथ डिनर पार्टी में लेकर आता हूँ। वह जैसे यहाँ शू पहुंचकर इन सभी को देखती है तो वो इसे कहने लगती है कि मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था कि तुम इन लोगों के साथ मिले नहीं होंगे। फिर शू तो यहाँ पर अपनी इस शादी को तोड़वाने के लिए थोड़ा बैठ जाती है और यहाँ पर जो की मॉम की बेइज्जती वगैरह करने की कोशिश करती है, और फिर भी ये लोग शादी को वापस जोड़ने के लिए बात कर रहे होते हैं। तो शू यहाँ से बाहर चली जाती है और तभी वो यहाँ बीच रास्ते में बैठकर अपनी मॉम को याद करते हुए रो रही होती है। तभी जेन आकर उसे टिश्यू देता है तो वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब ये तो कोई बड़ा कोइंसिडेंस नहीं होगा ना कि तुम यहाँ पर भी आ गए। तो फिर जेन बताता है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ। तो फिर शू कहती है कि मैं इतनी खास कहाँ। तो फिर वो उसे उसका नेकलेस दिखाता है। शू ये देखते के साथ ही पहचानती है और फ्लैशबैक की चीजें याद करती है। असल में जब वो 18 की थी और उसके डैड ने उसे सबसे पहली बार यहाँ घर पे लेकर आए थे और उसकी आइडेंटिटी के बारे में बताए थे, तो उस दिन यहाँ रुआन की बर्थडे पार्टी चल रही थी, पर बेचारी के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था और वो लोग तो अपनी पार्टी में लगे थे। तो बस एक केक को देखकर उसका फोटो खींचकर यहाँ खुश हो रही होती है, पर जानबूझ के रुआन उससे चिढ़ के मारे खुद को चोट पहुंचाकर उसी की बेइज्जती कर देती है और अपने मॉम डैड को भी उससे डांट पड़वाती है। फिर बेचारी शू तो यहाँ अकेले पड़ जाती है और वो इस केक को कट करके उसमें कैंडल लगाकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। तभी जैन साइड में खड़ा ये सब देख रहा होता है तो वो भी शू के पास आ जाता है और सोचता है कि उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया है। तभी वो उससे अपना बर्थडे केक टेस्ट करवाती है और कहती है कि ये गंदा नहीं है, तुम भी इसे खा के देखो। फ्लैशबैक खत्म होता है और शू जेन से कहने लगती है कि यानी तुम मुझे इतना टाइम से जानते हो और यानी कि तुम ही मेरी अब तक सारी हेल्प करते आ रहे थे। वो उसे सारी चीजें बताने लगती है और पूछती है कि यानी तुम मुझे लाइक करते हो। तो फिर जैन भी सब एडमिट कर लेता है और उसे बताने लग जाता है कि वो तब भी से उसे बहुत लाइक करने लग गया था और फिर उसकी हेल्प करने के लिए उसने उसके लिए कितना कुछ किया। फिर दोनों यहाँ किस करने लगते हैं और साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शू की नींद खुलती है तो उसे यहाँ अपना वो जेड पेंडेंट मिल जाता है। तो जैन कहने लगता है कि आखिर तुम्हें ये मिली क्या। शू कहती है कि तुम यानी मुझसे झूठ बोल रहे थे, तुम्हें पता है ये मेरी मॉम की निशानी है। फिर शू अपनी मॉम की वजह से भी अपसेट होने लग जाती है कि आखिर उसकी मॉम उसे देखना क्यों नहीं चाहती है। तो जैन उसे समझाने लगता है कि जिस चीज की वजह से तुम इतना अपसेट हो रही हो, क्यों ना तुम उसके बारे में सोचो ही मत।
शू कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर इसके बाद शू को पता लगता है कि उसकी फ्रेंड को झूठे लीगल काम में फंसाया जा रहा है और पुलिस उसे अरेस्ट करके लेके जा रहे होते हैं। शू को पता लगता है कि इन सब के पीछे उसके डैड का हाथ है, क्योंकि वो उसे जो से शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। तो फिर शू हेल्प के लिए जैन को कॉल लगाती है और उसे अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए बोलती है। तो वो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं सब हैंडल करता हूँ। फिर शू जब कोई कंपनी गई होती है काम के लिए, तो यहाँ पर इसे फिर से जो मिल जाता है और वो इसे परेशान करने की कोशिश करता है। तो जल्दी से जैन आकर शू का साथ देते हुए उसे बता देता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए तुम इससे दूर ही रहो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। जो डर के मारे भाग जाता है और अब तो शू और जैन सभी के सामने अपनी रिलेशनशिप को एडमिट करके घूम रहे होते हैं। फिर जैन की वजह से शू प्रोजेक्ट की बिडिंग में भी जीत जाती है और साथ ही उसकी फ्रेंड भी जेल से छूट कर आ जाती है और उसे थैंक्स करने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में जैन को रुआन ने अपने घर पे पार्टी के लिए बुलाई होती है, तो वो तो यहाँ पर आया होता है और शू और वो दोनों साथ में जब रूम में होते हैं तो बाहर से रुआन को आवाज़ आ जाती है और फिर उसे पता लग जाता है कि ये दोनों सच में रिलेशन में। तो वो तो शू से बहुत ज़्यादा ही चिढ़ जाती है और उसे बदला लेने के लिए वो सीढ़ी से उसे ढकेल देती है। तो जैसे ही यहाँ शू सीढ़ी से गिरती है तो उसे चोट लग जाती है और वो बेहोश होती है। फिर जैन तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और वो यहाँ रुआन का गला पकड़ के उसे चिल्लाने लगता है कि उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने शू को मारने की कोशिश करी। तो वो तो अभी भी अपनी गलती मान ही रही होती है और यहाँ उसके भाई उसे छुड़ाते हैं कि वो ऐसे उसे हाथ नहीं लगा सकता है। फिर जैसे ही शू को होश आता है तो यहाँ जैन तुरंत ही उसके पास पहुंचता है और खुश होने लगता है कि तुम ठीक हो ना। तो कहती कि देखो मैं पूरी ठीक हूँ, तो तुम फिक्र मत करो। फिर यहाँ पर शू को अपनी रिपोर्ट देखकर शक हो जाता है कि उसका ब्लड ग्रुप बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। वो सोचती है कि क्या वो इस फैमिली से बिलोंग ही नहीं करती। जैन को भी इस बात पर शक होता है, तो शू इसे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट करने में हेल्प करने का बोलती है। इसके बाद शू जैसी अपने घर पहुंचती है तो वो अपने डैड और रुआन की मॉम को आपस में बातें करते हुए सुनती है। तो इसे पता लगता है कि वो असल में रुआन के मॉम डैड नहीं है, बल्कि इसके ही मॉम डैड है और रुआन असल में इनकी नाजायज बेटी है, वो नहीं। और ये लोगों ने उससे ये बात बचपन से ही छुपा के रखे थे। जैसे वो लोग देख लेते हैं कि शू ने इनकी बातें सुन ली है तो फिर उसकी मॉम तुरंत ही उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे थे, बल्कि जब वो छोटी थी तो उनकी फैमिली को जान का खतरा था, तो उन लोगों ने अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने से दूर करे और फिर उनकी फैमिली को जो फैमिली के साथ कनेक्शन बनाने की जरूरत थी, इस वजह से वो उसकी शादी वहाँ करवा रहे थे। शू को बहुत बुरा लगता है कि वो लोग सच में बस उसका यूज ही तो कर रहे थे, चाहे वो लोग रियल के मॉम डैड हो या ना हो। तभी फिर यहाँ जैन भी आ जाता है शू का साथ देने के लिए और वो उसके साथ मिलकर उसके डैड को चिल्लाता है कि चाहे जो हो जाए उनका ये हक नहीं बनता कि वो अपनी बेटी का इस तरीके से यूज करेंगे। जैन शू का साथ देते हुए कहता है कि इसे अब आप जैसी फैमिली की जरूरत नहीं है, मैं हूँ इसके पास। और फिर जैन शू को बाहर लाने के बाद उसे पूरी जिंदगी बिताने के लिए पूछता है, तो शू तो तुरंत ही उसे अपना हस्बैंड मानने के लिए तैयार हो जाती है। फिर दोनों किस करते हैं और कार में बैठकर चले जाते हैं। तो ये सब देखते हुए रुआन तो बहुत ही गुस्सा होती है और फिर वो जो के साथ मिलकर शू को मारने का प्लान बनाती है। पर फिर यहाँ सारी फैमिली पहुंच जाते हैं तो रुआन शू के गले पे चाकू रखकर अपनी फैमिली को चिल्लाने लगती है कि आखिर मैं आप लोग की बात क्यों सुनूं, मैं आपकी अब नाजायज बेटी हूँ और ये सगी बेटी है, तो आप लोग मेरे लिए क्या ही करेंगे। तो यहाँ पर फिर जैन भी होता है शू को बचाने के लिए और वो शू को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये कहती है कि अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है और वो खुद को ही मार लेती है। फिर फाइनली हम देखते हैं कि शू और जैन के बीच में तो सब कुछ ठीक हो गया होता है और वो तो अपना अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए फाइनली वेडिंग कर लेते हैं और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।